नमस्कार, दृष्टि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील और जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि क्या अब अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पर आखिरकार भारत में सहमति बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। हम ये भी देखेंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि इस बार, यानी कि इसका कितना पुराना इतिहास है। बहरहाल हमारी चर्चा का प्रारूप ये होगा, हम देखेंगे कि खबर क्या है, क्यों ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस फिर से चर्चा में है, क्या है ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इसका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, इसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट या तमाम लॉ कमीशंस ने इसके बारे में क्या अनुशंसाएं दी हैं, हम उनकी बात करेंगे। इसके विपक्ष में राज्य क्या कहते रहे हैं, हम उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन तर्कों में कितना दम है। और पक्ष और विपक्ष जानने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिर आपके सामने एक प्रश्न होगा जिस पर आप उत्तर लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल खबर ये थी कि लोअर जुडिशरी में सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट के लिए, एक केंद्रीयकृत रिक्रूटमेंट के लिए हाल ही में लॉ मिनिस्टर ने कहा कि वो सभी राज्य के विधि मंत्रालयों से, लॉ मिनिस्टर से बातचीत करेंगे, कानून मंत्रियों से बातचीत करेंगे। तो इस कारण ये पूरा मामला फिर से चर्चा में आया कि क्या अब फाइनली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की संकल्पना जो 1958 के बाद से लगातार अलग अलग रूपों में दी जाती रही है वो साकार होने वाली है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये संकल्पना है क्या। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि एक ऐसी सर्विस होगी जिससे सीधे ही लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के अपॉइंटमेंट्स हो सकेंगे। संकल्पना ये नहीं है। संकल्पना क्या है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और डिस्ट्रिक्ट जज के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को सेंट्रलाइज्ड लेवल पे किया जाए, यानी सभी राज्यों हेतु एक पूल निकाला जाए वैकेंसीज का, उनके हेतु एक एग्जाम हो, जो लोग सेलेक्ट हो उनको उनका कैडर एलोकेट कर दिया जाए और उनको सीधे डायरेक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाए। तो ये है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का मोटा मोटा प्रारूप। किसकी तर्ज पर है? सुनने पर ही आपको लग रहा होगा कि जैसे यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईएएफएस, आईएफएस के लिए एग्जाम कराती है, तमाम सेंट्रल इंडियन सर्विसेज के लिए एग्जाम कराती है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जाम कराती है, उसी तर्ज पर जुडिशरी के लिए ये एग्जाम प्रस्तावित है। सबसे पहले इसको रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स ऑन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इस रिपोर्ट के नाम से विधि आयोग ने 1958 में ये रिपोर्ट बनाई थी और तब ये पहली बार ये रिपोर्ट चर्चा में आई। और इससे पहले कि हम बाद की अनुशंसाओं की बात करें, हम जान लेते हैं कि अभी इन पदों पर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। तो इतना तो हम ये सब जानते हैं कि जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मुंसिफ, ये लोग जिस जुडिशरी का पार्ट हैं उसको हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी कहते हैं। सबऑर्डिनेट जुडिशरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उस राज्य की हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में होता है, उसके निर्देशन में कार्य करता है। तो उसमें सबसे ऊपर उस सबऑर्डिनेट जुडिशरी में सबसे ऊंची पोस्ट पर होते हैं जिला न्यायाधीश महोदय या महोदया। तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अभी उनका अपॉइंटमेंट जो है वो परामर्श से होता है। करता कौन है? राज्यपाल या गवर्नर वो अपॉइंटमेंट करता है। और किसके परामर्श से करता है? हाई कोर्ट, जो भी उस राज्य की हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके परामर्श से ये अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से। उसके अतिरिक्त जो बाकी न्यायिक नियुक्तियां हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, उसके विषय में संविधान कहता है कि उनको भी राज्यपाल अपॉइंट करेगा, बट किसके परामर्श से? इस बार हाई कोर्ट का परामर्श नहीं होगा, इस बार वहां के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का परामर्श होगा। व्यवहारिक रूप से कैसे किया जाता है? पीसीएसजे जिस एग्जाम को कहा जाता है, उस पीसीएसजे का एक एग्जामिनेशन होता है और बाकी की नियुक्तियां जो हैं वो उस एग्जामिनेशन के माध्यम से होती हैं। तो हालिया स्थिति तो ये है। अगर हम इसका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य जाने तो अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है और राज्यपाल संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से इन नियुक्तियों को करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात पर हम वापस आएंगे कि अनुच्छेद 233 क्या कह रहा है कि राज्यों के अधिकार में है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो संवैधानिक पक्ष है वो ये है कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में जो हुआ,
और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि चाहे 1976 हो, चाहे वर्ष 2021 हो, जो सशक्त सरकारें आई हैं केंद्र में, उन्हीं के द्वारा इस तरह की संकल्पना पर अधिक बल दिया गया है कि जुडिशरी में, क्योंकि इसको जुडिशरी में एक प्रकार से कार्यपालिका का, राज्य का हस्तक्षेप भी देखा जाता है। बहरहाल हम उस विषय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो चर्चा ही कर रहे हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के संदर्भ में 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ और उसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को स्पेशली मेंशन किया गया। तो एक संवैधानिक पक्ष तो ये हो गया। इसके अलावा अनुच्छेद जो आर्टिकल 312 क्लॉज 3 सब क्लॉज 1 क्या कहता है, और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा हम फिर से करेंगे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में जिला न्यायाधीश के पद से नीचे की नियुक्तियों की बात नहीं हो रही है। मिनिमम ये उस लेवल की पोस्ट की तो बात कर ही रहा है, यानी जिला न्यायाधीश का पद, उससे नीचे की नियुक्तियां इसमें शामिल नहीं होंगी। तो इतना मोटा मोटी बात जान लेने के बाद हम ये जानते हैं कि फिर इस कदम के, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज स्थापित कर लेने के कदम के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते रहे हैं। एक तर्क तो ये दिया जाता रहा है कि हमें जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जो संरचनात्मक मुद्दे हैं, स्ट्रक्चरल रीजंस हैं जो जुडिशरी को पीछे ढकेल रहे हैं, उन पर काम करना है। अब स्ट्रक्चरल रीजंस क्या हुए? स्ट्रक्चरल रीजंस हुए कि भाई सबकी सैलरी एक समान होनी चाहिए, क्योंकि लोअर जुडिशरी या सबऑर्डिनेट जुडिशरी तो राज्यों के कंट्रोल में है, तो अलग अलग राज्य में उनके लिए सुविधाएं अलग अलग हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चरल जो इरेगुलरिटीज़ हैं, किसी एक राज्य में बेहतर सुविधाएं, कम सुविधाएं, अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस तरह की स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक मुद्दों को पर काम किया जा सकेगा। उसके अलावा रिक्तियों को तेजी से भरा जा सकेगा, क्योंकि पूरी जुडिशरी ही जो रिक्तियों की कमी से जूझ रही है। रिक्तताएं अलग अलग लेवल पर हैं। हमने देखा अभी अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हुए। वो अपॉइंटमेंट्स इसलिए भी हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा रिक्तताएं उस व्यवस्था में थी। तो अगर एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगी तो रिक्तियों को जल्द ही भरा जा सकेगा। और इसके अलावा मानक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। जैसे हम दूसरे ऑल इंडिया सर्विसेज में देखते हैं कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस सेवा में राज्य के अधीन लोग काम करते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स, लेकिन उन सबकी ट्रेनिंग एक ही जगह हुई होती है। तो उससे क्या होता है कि मानक प्रशिक्षण मिलता है, एक स्टैंडर्ड उनको ट्रेनिंग मिलती है। तो अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगी तो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो जुडिशियल ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे, स्पेशली सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, उन सबको एक समान ट्रेनिंग मिल सकी होगी। तो एक तर्क तो ये हो गया। इसके अलावा जनसंख्या के अनुपात में भारत में इस समय जजों की नियुक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है। क्यों? 2020 के आंकड़े हैं कि भारत में अभी भी प्रति मिलियन यानी प्रति 10 लाख तकरीबन 21 जज हैं। ये आंकड़े अपने आप में कुछ बताते नहीं हैं जब तक हम ये ना जाने कि इसी समय इंग्लैंड में तकरीबन 50 से 60 जजेस हैं प्रति मिलियन, प्रति 10 लाख लोगों पे, और अमेरिका में 107 जज हैं प्रति मिलियन, प्रति 10 लाख। तो उसके बरक्स जब हम पाते हैं कि भारत में 20 से 21 जज हैं, तो ये हमें बताता है कि हमें बहुत अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है। तो एक तर्क ये भी हो गया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होंगी तो बहुत अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकेगी, अनुपात जो है जनसंख्या के बरक्स वो सुधरेगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हालांकि ये रिपोर्ट अब वर्ल्ड बैंक ने देना बंद कर दिया है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की संकल्पना तो है ही। उसके मानकों में एक चीज ये थी कि आप लोकल लेवल पे आपके जो न्याय संबंधित मामले हैं वो कितना अधिक लटके रहते हैं। भारत इसमें बड़ा पिछड़ता था। तो सरकार की ये योजना रही है कि इस स्तर पर हम काम करेंगे, इस बात पर हम काम करेंगे ताकि हमारे यहाँ मामले जल्दी से जल्दी निपटें, उनका क्वालिटी और क्वांटिटी डिस्पोजल हो सके। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की संकल्पना के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा माना जाता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसा जब सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होगा तो कई वो वर्ग जो जुडिशरी जैसे एग्जाम में प्रतिनिधित्व नहीं पा पाते हैं, उनको बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्योंकि अभी भी हम पाते हैं कि हायर जुडिशरी में, स्पेशली हायर जुडिशरी में समाज के सीमांत वर्ग जो है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो हैं, उनका प्रतिनिधित्व बहुत खराब है, और यहाँ तक कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बहुत खराब है। तो उस पर भी कार्य हो सकेगा, ऐसी संकल्पना है। और
प्रतिभाएं आकर्षित होंगी, क्योंकि अभी जिस प्रकार का सिस्टम है, कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है रिक्रूटमेंट का, तो जो बेस्ट माइंड है, बेस्ट लीगल माइंड है, वो आना नहीं चाहते जुडिशरी की ओर, ऐसा माना जाता है। अगर वो जुडिशरी में है भी तो लिटिगेशन यानी वकालत में रहना चाहते हैं, वहाँ अधिक सम्मान है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करियर का कोई उतना अधिक क्रेज नहीं दिखता करियर को लेकर, जितना उदाहरण के तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में दिखता है। तो अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसा एग्जाम होगा तो सब ऑर्डिनरी जुडिशरी को भी बेहतर प्रतिभाएं मिल सकेंगी, ऐसी उम्मीद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बताया गया है कि कितनी जो केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, और 2018 में ही 3 करोड़ केस पेंडिंग थे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में, और 2021 तक ये आंकड़ा तकरीबन 4 करोड़ पहुंच चुका है। एक जज ने कहा था कि, और जज ने ये 2018 में कहा था कि इतने मामले सुलझाने के लिए हमें 320 साल लगेंगे। आलमगीर औरंगजेब रहे होते तो आज तक इतने मामले सुलझा रहे होते, 320 साल उनको गए हुए भी नहीं हुए हैं। तो बहरहाल इतने मामले अभी भी लंबित हैं। और यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक मामले जो हैं वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में ही लंबित हैं। तकरीबन 3.8 करोड़ डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में लंबित हैं, तकरीबन 57.5 लाख हाई कोर्ट्स में, और 67,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये है लंबित मामलों के आंकड़े। इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए अलग पिछले 5-6 दशकों में तमाम अनुशंसाएं हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में जिक्र हुआ है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का। हमने ये तो बात कर ली कि सबसे पहला जिक्र हमें विधि आयोग की 1958 की रिपोर्ट, 1958 की रिपोर्ट में मिलता है। इसके अलावा 1978 में विधि आयोग ने कहा कि निचली अदालत में मामले बहुत ज़्यादा लंबित हैं, और उस रिपोर्ट में लंबित मामलों का जिक्र करते हुए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का भी जिक्र किया कि इस प्रकार का कोई सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक मामला सुन रहा था 1992 में, 1992 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन 1 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस मामले में भी कोर्ट ने कहा कि निर्देश दिया कोर्ट ने कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को स्थापित किया जाए। अब आप पूछेंगे कि जब निर्देश दिया था तो स्थापित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस पर रिव्यू जजमेंट डाला गया। रिव्यू जजमेंट में 1 साल बाद निर्णय आया। कोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की आवश्यकता है, लेकिन इसकी जो कोर्ट ने इस बात का सम्मान किया कि इस पर निर्णय लेने का अधिकार जो है, इस पर हम निर्देश नहीं देंगे, निर्णय लेने का अधिकार जो है वो संसद या पार्लियामेंट के पास ही है। तो पार्लियामेंट से उन्होंने कहा, उम्मीद जताई कि आप इस पर सही फैसला लेंगे, टाइम बाउंड मैनर में फैसला लेंगे। फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। बहरहाल 2006 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी, कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में ऑल इंडिया जुडिशियरी सर्विसेज के विचार का समर्थन किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 4-5 जगहों से, जिसमें विधि आयोग की 2 रिपोर्ट शामिल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शामिल है और स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकमेंडेशन शामिल है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का समर्थन किया गया है। तो फिर विपक्ष कौन है? विपक्ष में राज्य सरकारें हैं। पहली बात, कई जानकार भी हैं, कई लीगल स्कॉलर्स भी हैं, और हम उनके बिंदु जानते हैं। क्यों है वो विपक्ष में? वो कहते हैं कि अनुच्छेद 333, मैंने आपसे कहा था, याद रखिएगा, अनुच्छेद 333 कहता है कि जो लोअर जुडिशरी है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी है। हालांकि सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो वर्ड है स्पेशली मेंशन किया गया है आर्टिकल 235 में, जो कहता है कि हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा। इस पे उपेंद्र बख्शी साहब ने लिखा कि ये अच्छा टर्म नहीं है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी। या वो ये भी कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड जजेस इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट जजेस, इन टर्म्स को भी संसद को सोचना चाहिए। बहरहाल वो तो बात की बात है, उपेंद्र बख्शी एक बड़े लीगल स्कॉलर हैं। लेकिन अभी बात क्या है कि 233 कहता है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि आर्टिकल 312 हमने देखा कि वो बात करता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की, तो वो पार्लियामेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के दायरे में आ रहा है। तो एक बीच में डिवीजन हो रहा है। इस डिवीजन को लेके राज्य और केंद्र आपस में भिड़ते रहे हैं, लड़ते भिड़ते रहे हैं। उसके अलावा भाषाई बाधा। भाषाई बाधा क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जो काम है वो लोकल भाषा में होता है। लोकल भाषा यानी उस जगह की भाषा, उस जगह की, उस राज्य की भाषा में आमतौर पर होता है। तो अगर तर्क ये दिया जाता है कि अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से लोग आएंगे तो कैसे वो उस राज्य, अमुक राज्य की भाषा या लोकल भाषा में कार्य कर पाएंगे?
हालांकि ये तर्क बहुत ताकतवर नहीं है, क्योंकि तमाम आईएएस, आईपीएस या फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो जाके केंद्रीय स्तर पर चुने जाते हैं और राज्यों में नियुक्तियां पाते हैं, वो बेहतरीन काम करते हैं उन राज्यों की भाषाएं में भी। तो भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखा जा सकता है। तो तर्क मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी एक तर्क है कि भाषाई बाधा आएगी। उसके अलावा ये कहते हैं, जो विपक्ष में है वो कहते हैं कि जाति के आधार पर जो अभी आरक्षण है, जो राज्य के स्तर पर दिया जाता है, जब केंद्र के स्तर पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होगी, तो जो राज्य के स्तर पर आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण प्रभावित होगा। केवल वो आरक्षण प्रभावित नहीं होगा, जो राज्य के ग्रामीण उम्मीदवार हैं या जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनको राज्य के स्तर पर कॉम्पीट करने में आसानी होती है। जब एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होगा तो उनको नुकसान होगा। ये भी एक तर्क दिया जाता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क जो है वो ये है कि कई बार ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे सारे मर्ज की दवा, जो भारतीय न्यायपालिका में सारे मर्ज हैं उनकी दवा यही है। असल में ऐसा है नहीं। स्पेशली जो संरचनात्मक मुद्दे हैं, कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, कोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या से जूझ रही हैं। पंखे नहीं है, बिजली नहीं मिल पाती, इस प्रकार की समस्या है जिनको इमेजिन करना मुश्किल है, उनसे लोअर जुडिशरी या सबऑर्डिनेट जुडिशरी जूझती है। या जिनकी हमने बात की, जब पहली बार लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी तो इस आधार पर दी कि सैलरी जैसी चीज़ों में समानता होनी चाहिए। क्या उन संरचनात्मक मुद्दों के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज ही कुछ कर पाएगी? ऐसा नहीं है। उन सब चीज़ों का समाधान दूसरी चीज़ें भी हैं। उदाहरण के तौर पर 1993 में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में राज्यों में एक रूपता लाने को लेकर, उनके वेतनमानों में एक रूपता लाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई। तो एक जो स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी थी, जो एक संरचनात्मक कमी थी लोअर जुडिशरी के लेवल पे, वो दूर हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह भी तर्क दिया जाता है कि सारी समस्याओं के समाधान के तौर पर आप इसे सुझा रहे हैं। जो समस्याएं बिना इसके भी सुलझ सकती हैं, पहले उनको तो सुलझाते रहिए, तभी तो आपकी नीयत पर विश्वास होगा कि आप असल में समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, ऐसा राज्य कहते हैं, और पिछले दरवाजे से केंद्र राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, ऐसा राज्य कहते हैं। इसके अलावा एक संवैधानिक सीमा भी है। संवैधानिक सीमा क्या है कि कह दिया गया है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में कि ये केवल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट से नीचे के अपॉइंटमेंट्स के लिए लागू नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि सबसे ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस, हमने आंकड़े देखे थे कुछ समय पहले, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस यही हैं, और उससे नीचे नियुक्तियाँ इसके थ्रू हो नहीं सकती। तो ये भी एक तर्क दिया जाता है कि या तो इस संवैधानिक सीमा को हटाइए, एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम लीजिए, लेकिन उससे हर स्तर पर नियुक्तियाँ दीजिए, और उसी में ऐसा प्रमोशन का एक वो बनाइए कि लोग सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के पद तक पहुँच सकें आसानी से। तो बहरहाल अभी तो एक संवैधानिक सीमा विपक्ष में ये दिखलाई जाती है। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण का जो कंसेप्ट है, उस पर आघात माना जाता है। कैसे आघात माना जाता है कि एक प्रकार से कार्यपालिका जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, वो अपना पैर लगा रही है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, जो अभी तक उसके पास ताकत नहीं रही है। तो एक ये भी बात विपक्ष में कही जाती है। तो ऐसे में निष्कर्ष क्या है? देखिए, निष्कर्ष कई बातों पर आधारित होगा। इस बात पर भी आधारित होगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की संकल्पना जो 1976 के 42वें संशोधन में पहली बार संविधान में मेंशन की गई, उसको लेकर एक मैतक स्थापित किया जाए। यानी कि आप बुलडोज ना करें। अगर राज्यों को शंकाएं हैं, भाषा के लेवल पर शंकाएं हैं, उनको शंकाएं हैं कि उनके लोगों का हित इससे प्रभावित होगा, उनको ये भी शंका है कि कार्यपालिका इसके माध्यम से न्यायपालिका में अपना दखल बढ़ाएगी, तो इन सब शंकाओं को दूर किए जाने की ज़रूरत। दूसरी ज़रूरत यह भी है कि समझा जाए कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कोई पैनेसिया नहीं है, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि वो सारी समस्याओं को दूर कर देगा। न्यायिक सुधार एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें कई कदम होंगे। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन ये ना सोचा जाए कि जब तक हम इससे निपट नहीं लेते तब तक हम कोई दूसरे सुधार नहीं कर सकते, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर सकते, हम भर्तियों पे काम नहीं कर सकते। भाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भर्तियां तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से पूरी नहीं होंगी। क्यों नहीं? उन भर्तियों को तत्काल रूप से किया जा रहा है। स्पेशली हाई कोर्ट्स की जो जजेस की भर्तियां हैं, उन पर काम किया जा सकता है। तो खैर, हम जान लेते हैं कि निष्कर्ष हमारा क्या हो। पहला तो जो लंबित मामले हैं, भारत में करोड़ों, 3 करोड़ से ज़्यादा लंबित मामले अगर हो चुके हैं, 4 करोड़ की संख्या छू रही है, इसको देखते हुए एक प्रभावी भर्ती प्रणाली की ज़रूरत है।
कि तत्काल जो अभी 20 जज प्रति 10 लाख हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर 50 या 100 तक ले जाने की बात हो अगले कुछ सालों में। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि अगर एक केंद्रीय तंत्र प्रशासनिक सेवाओं के लिए काम कर सकता है, वो भाषा के चैलेंज को बाहर कर सकता है, उससे जूझ सकता है, तो फिर ये न्यायिक सेवाओं के लिए भी काम कर पाएगा। उसके लिए उचित प्रकार की ट्रेनिंग देनी होगी, काम करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम ही नहीं कर सकता। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। ये भी ध्यान रखना होगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जैसा कि हमने चर्चा की, न्यायपालिका की सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। और एक और बात जिसकी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को विधायी ढांचे में लाने से पहले उस पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। जुडिशरी भारतीय तंत्र के 3 पिलर्स में से एक है। अगर हम चौथे पिलर मीडिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो उस पिलर में अगर कोई छेड़छाड़ की जा रही है, भले ही सुधार किया जा रहा है, तो सुधार से पहले सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाए, उस पर कोई डिस्प्यूट ना रहने दिया जाए और फिर एक निर्णायक कदम उठाया जाए। तो ये सब बातें जान लेने के बाद हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का विचार न्यायिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चर्चा कीजिए। आप इसके पक्ष को सोचिए, इसके विपक्ष को सोचिए और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचकर अपने उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।